हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेपर गुरु प्रैक्टिस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूजीसी नेट सेट कॉमर्स के यूनिट 2 के मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। अगर आपने यूनिट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। Question number 1. In activity-based costing, cost drivers are गतिविधि आधारित लागत में लागत चालक किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एबीसी में कॉस्ट ड्राइवर किसे कहा जाता है, यानी कॉस्ट आखिर किस वजह से जनरेट होती है ये बताना है। तो एबीसी के अनुसार कॉस्ट अपने आप जनरेट नहीं होती, बल्कि जब भी कोई एक्टिविटी होती है जैसे कि मशीन चलाना, पैकिंग करना या चेकिंग करना, तभी कॉस्ट जनरेट होती है। इसीलिए एबीसी में एक्टिविटीज ही कॉस्ट जनरेट होने का मेन रीजन है और इसे ही हम कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक्टिविटीज दैट कॉस्ट कॉस्ट्स, गतिविधियां जो लागत का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि असर्शन और रीजन सही है या नहीं, और क्या रीजन हमारे असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं ये भी हमें बताना है। तो हम सबसे पहले असर्शन को देखते हैं। अंडर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड स्टेटमेंट्स आर एडजस्टेड। मुद्रास्फीति लेखांकन के तहत ऐतिहासिक लागत आधारित विवरणों को समायोजित किया जाता है। तो हमारे असर्शन में कहा गया है कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल कॉस्टिंग वाले स्टेटमेंट को एडजस्ट किया जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से जो परचेसिंग पावर है वो बदल जाती है, और अगर कोई असेट 100 रुपीज में खरीदा गया है और आज उसकी वैल्यू 200 हो गई है, तो जो 100 दिखाने से जो करंट सिचुएशन है वो सही नहीं दिखाई देगी, इसीलिए उसे एडजस्ट किया जाता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। अभी रीजन देखते हैं। इट्स एम टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ड्यूरिंग राइजिंग प्राइजेस। इसका उद्देश्य बढ़ती कीमतों के दौरान सही और निष्पक्ष स्थिति दिखाना है। रीजन में कहा गया है कि इसका पर्पस ट्रू फेयर व्यू दिखाना है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम होता है कि करंट सिचुएशन को सही तरीके से दिखाना, इसीलिए ये भी जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। और सही पिक्चर दिखाने के लिए हम पुराने कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं, इसीलिए जो रीजन है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है और हमारे दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Question number 3. At the time of admission of a new partner, accumulated profits are transferred in. नए साझेदार के प्रवेश के समय संचित लाभों को किस अनुपात में स्थानांतरित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट समझते हैं। ये वो प्रॉफिट होता है जो ओल्ड पार्टनर्स ने पहले ही अर्न किया होता है, इसीलिए ये प्रॉफिट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बीच बांटा जाता है, और वो भी उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराना लाभ विभाजन अनुपात। Question number 4. Which Indian accounting standard deals with statement of cash flows? कौन सा भारतीय लेखा मानक नकदी प्रवाह विवरण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो किस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर आता है ये बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होता है। बी ऑप्शन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये रिपोर्टिंग पीरियड के बाद के इवेंट्स से डील करता है।
और लास्ट ऑप्शन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ये फिक्स्ड असेट से रिलेटेड होता है। इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में पूछा गया है और ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, इन मार्जिनल कॉस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड। सीमांत लागत में बिक्री और परिवर्तनीय लागत के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहा जाता है। तो इसे हम एक चार्ट से समझते हैं। यह है मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले सेल्स आता है और उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो जो बचता है उसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। यही कंट्रीब्यूशन आगे फिक्स कॉस्ट को कवर करता है और उसमें से जो बचता है वही प्रॉफिट बनता है। तो हमारे क्वेश्चन में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पूछा गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कंट्रीब्यूशन, अंशदान। क्वेश्चन नंबर 6, वाउचिंग इज कंसर्न विद द एग्जामिनेशन ऑफ। प्रमाण किसके परीक्षण से संबंधित है? इस क्वेश्चन में हमें वाउचिंग किस चीज के एग्जामिनेशन से रिलेटेड होता है ये बताना है, यानी ऑडिटर किस बेसिस पर ट्रांजैक्शन को चेक करता है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले वाउचिंग क्या है ये समझते हैं। वाउचिंग में ऑडिटर हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है बिल्स, वाउचर्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंटरी एविडेंस कहा जाता है, जिनकी मदद से ये कंफर्म किया जाता है कि एंट्रीज जेन्युइन है या नहीं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 7, विच ट्रेंड फोकसेस ऑन इवेल्युएटिंग द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। कौन सी प्रवृत्ति प्रबंधन की दक्षता के मूल्यांकन पर केंद्रित है? तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसा ऑडिट बताना है जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इवेल्युएट करता है। जो ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, डिसीजन मेकिंग एंड ऑल ओवर ग्रोथ को इवेल्युएट करता है, ऐसे मैनेजमेंट को हम मैनेजमेंट ऑडिट कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंधन ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 8, when a new company is formed to take over existing liquidating companies, it is called। परिसमापन वाली कंपनियों को लेने के लिए जब एक नई कंपनी बनाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपनीज लिक्विडेट होकर एक नई कंपनी बनती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें कंपनी के अंदर चेंजेस किए जाते हैं, एक नई कंपनी नहीं बनती, इसमें सिर्फ इंटरनल चेंजेस होते हैं। बी ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन। इसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है लेकिन नई कंपनी नहीं बनती। सी ऑप्शन है अमलगमेशन। इसमें दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं और बिजनेस कंटिन्यू होता है। और लास्ट ऑप्शन है एक्विजिशन। इसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेस करती है। तो इस क्वेश्चन में हमें नई कंपनी बनाने के बारे में पूछा गया है और उसे हम कहते हैं अमलगमेशन। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अमलगमेशन, समामेलन। क्वेश्चन नंबर 9, which ratio measures the ability to pay current liabilities using most liquid assets। कौन सा अनुपात सबसे तरल संपत्तियों का उपयोग करके वर्तमान देनदारियों के भुगतान की क्षमता को मापता है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को जल्दी कैश में बदलने वाले असेट से पे कर सकती है या नहीं, ये कौन सा रेशियो बताता है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है करंट रेशियो, इसमें सभी करंट असेट्स आते हैं। ऑप्शन बी है लिक्विड या क्विक रेशियो, इसमें सिर्फ कैश और रिसीवेबल्स जैसे जल्दी कन्वर्ट होने वाले असेट्स आते हैं।
ऑप्शन सी है डेट इक्विटी रेशियो, ये लोन्स और कैपिटल्स को दिखाता है। और लास्ट ऑप्शन है फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, ये सेल्स को दिखाता है। यहाँ जल्दी कैश बनने वाले असेट्स की बात हो रही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड या क्विक रेशियो, तरल या त्वरित अनुपात। क्वेश्चन नंबर 10, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इज यूज्ड टू, पर्यावरण लेखांकन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन में हमें एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का यूज किसके लिए होता है ये पूछा गया है। सबसे पहले हम एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या है ये समझते हैं। इसका मतलब होता है एनवायरनमेंट से जुड़ी कॉस्ट को आइडेंटिफाई और मेजर करना, जैसे पोल्यूशन कॉस्ट कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट, ये सब कॉस्ट इसमें आता है। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेजर एनवायरमेंटल कॉस्ट्स। Question number 11. In issue of shares at premium, the premium amount can be used for. प्रीमियम पर शेयरों के निर्गम में प्रीमियम राशि का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करने पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसका यूज कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पे शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है कि कंपनी शेयर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर बेचती है, जिससे एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। इस एक्स्ट्रा अमाउंट का यूज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कंपनी स्टार्ट करते समय होने वाले खर्च। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करना। क्वेश्चन नंबर 12, काइजेन कॉस्टिंग फोकसेस ऑन, काइजेन लागत किस पर केंद्रित करता है? इस क्वेश्चन में हमें काइजेन कॉस्टिंग किस पे फोकस करता है ये बताना है। तो काइजेन कॉस्टिंग क्या है ये समझते हैं। काइजेन कॉस्टिंग में कंटिन्यूसली छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं ताकि जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे रेड्यूस हो सके। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कंटिन्यूस स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स, निरंतर छोटे सुधार। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑडिटर इज लायबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर, एक ऑडिटर किसके तहत पेशेवर कदाचार के लिए उत्तरदायी है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑडिटर अगर गलत प्रोफेशनल बिहेवियर करता है तो उस पर एक्शन किस लॉ के तहत लिया जाता है? तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑडिटर के बिहेवियर से रिलेटेड होता है और ये चार्टर्ड अकाउंट्स एक्ट 1947 के तहत डील किया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चार्टर्ड अकाउंट्स एक्ट 1947। क्वेश्चन नंबर 14, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल ऑडिट इज टू, आंतरिक वित्तीय ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन में हमें इंटरनल फाइनेंशियल ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव्स पूछा गया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स को चेक करना है ताकि ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दिया जा सके। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू, सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर राय। क्वेश्चन नंबर 15, which technique is designed to eliminate waste and minimize inventory, कौन सी तकनीक अपव्यय को खत्म करने और इन्वेंटरी को कम करने के लिए डिजाइन की गई है? इस क्वेश्चन में वेस्ट और इन्वेंटरी को कम करने की टेक्निक पूछी गई है। तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड होता है। बी है प्रोसेस कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग का एक मेथड है। ऑप्शन सी है जस्ट इन टाइम, ये वेस्ट और एक्स्ट्रा इन्वेंटरी को रिड्यूस करता है। और ऑप्शन डी है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, ये पास्ट कॉस्टिंग को शो करता है।
जस्ट इन टाइम में हम वेस्ट और इन्वेंटरी को कम करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जस्ट इन टाइम, यथोचित समय। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। यूनिट 3 के ऊपर वीडियो जल्द ही आएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।